जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है पर हौसले अलग अलग। कोई संघर्ष करके बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, जिससे आप लक्ष्य को भेज सकें। हम लोग सेशन का शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यहां दिया गया, सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। मतलब आप अगर अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है आपने, तो उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के दौरान आपको असफलताओं का भी सामना करना पड़ेगा। इस दौरान आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको हिम्मत नहीं हारना है, लगातार प्रयास करते रहना है। यकीन मानिए आप सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। और आज के जो दैनिक समसामयिकी की सीरीज है, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है, जिससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, प्रतिवर्ष रेलवे पुलिस बल दिवस कब मनाया जाता है? तो विकल्प हमारे दिए गए, पहला 21 सितंबर, दूसरा 20 सितंबर, तीसरा 16 सितंबर, चौथा 10 सितंबर। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, 20 सितंबर को रेलवे पुलिस बल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी को आरपीएफ के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इसका गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो अधिनियम 1957 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? रेल मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। अगर हम बात करें भारत में रेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो भारत में रेल सेवा कब प्रारंभ हुई? 1853 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई। कहां से? मुंबई से थाने रेल सेवा पहली प्रारंभ हुई। अगर हम बात करें कि रेलवे बोर्ड का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें रेल बजट को आम बजट से किसकी सिफारिश पर अलग किया गया, तो आपको याद रखना है एडवर्थ कमीशन की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। साथ ही साथ याद रखना है रेल बजट को आम बजट में पुनः किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया, तो विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर इसमें क्या किया गया? इस संयुक्त रूप से किया गया। साथ ही साथ भारत में रेलवे के कितने जोन हैं? तो वर्तमान में भारत में 18 रेलवे जोन हैं। और यहां पर रेलवे जोन में नवीनतम कौन सा है? तो ये विशाखापट्टनम जो है ये नवीनतम है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि भारत के केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव जी जो हैं, ये केंद्रीय रेल मंत्री हैं। आपको रेलवे के सीईओ के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। ये कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी जी रेलवे के सीईओ हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है बजट 2022 में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनें प्रारंभ करने की बात की गई है? तो 400 नई वंदे भारत ट्रेनें प्रारंभ करने की बात की गई। अब रेलवे के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पहल हैं, आपको याद रखना है। जैसे अगर बात करें ऑपरेशन आहट किससे संबंधित है? तो ये तस्करी को रोकने के लिए प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ अगर बात करें ऑपरेशन उपलब्ध, ये टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन अमानत का संबंध रेलवे के द्वारा प्रारंभ किया गया खोए
खोए हुए सामान की वापसी से है। रेलवे के द्वारा 2 ट्रेनों को टक्कर को रोकने के लिए कौन सी प्रणाली इजाद की गई? कवच प्रणाली का इजाद किया गया। ये 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकने में कारगर होता है। ये सारे प्रश्न रेलवे से संबंधित हैं और यहां से प्रश्न निरंतर बनते हैं, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में दूसरा प्रश्न देख लें, अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? देखिए, पहला विकल्प दिया गया मुकुल रोहतगी, दूसरा विजय कुमार सिंह, तीसरा बोलकर तुर्क, चौथा सुएला ब्रेबरमैन। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, विकल्प नंबर बी सही होगा। रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार सिंह जी को। अब परीक्षाओं की दृष्टिकोण से नियुक्ति से लगातार प्रश्न बनते हैं, तो हाल फिलहाल के दिनों में जो चर्चा में नियुक्तियां रही हैं, अगर उनको हम देख लें तो हमारे प्रश्न गलत होने वाले नहीं हैं। अगर हम बात करें मुकुल रोहतगी जी के बारे में, तो भारत के 14वें न्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये मुकुल रोहतगी जी को, और ये दूसरी बार इनका नियुक्ति किए जाने की घोषणा की गई है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। साथ ही साथ अगर बात करें 13वें कौन थे या किसके स्थान पे इनको रखे जाने की घोषणा की गई है? तो के वेणुगोपाल जी के स्थान पे भारत के महान्यायवादी कौन घोषित किए गए हैं? तो मुकुल रोहतगी जी को नियुक्त किया गया है। ये पहले किस क्रम के थे? 12वें। कौन से क्रम के थे? 12वें। साथ ही साथ एक प्रश्न पूछा जाता है, कैग किस अनुच्छेद में वर्णित है? कैग 148 में वर्णित है, और यहां पर कैग के रूप में कौन है भारत के? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं, ये भारत के कैग हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश यू ललित जी की नियुक्ति हुई है। आपको ध्यान रखना है, एक क्रम से कौन से हैं? ये भारत के 49वें हैं। साथ ही साथ किस अनुच्छेद में वर्णित है? 124 का पैरा 2 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद का वर्णन है। अगर हम बात करें बोलकर तुर्क के बारे में, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, जरूर याद रखना है। यूएन महासभा में मानवाधिकार आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बोलकर तुर्क को नियुक्त किया गया है। ये किस देश से संबंधित हैं? ये ऑस्ट्रिया से संबंधित हैं, और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना राजधानी है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, सुएला ब्रेबरमैन ये ब्रिटेन की गृह मंत्री के रूप में नियुक्त की गई हैं और भारतीय मूल की हैं। हाल ही में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के रूप में लीज ट्रेस तीसरी प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई हैं, और इन्हीं के द्वारा गृह मंत्री के रूप में सुएला ब्रेबरमैन को नियुक्त किया गया है, और ये भारतीय मूल की हैं। इससे पहले यहां की गृह मंत्री कौन थी? प्रीति पटेल थी। साथ ही साथ आपको एक प्रश्न और भी याद रखना है, रुचिरा कंबोज आपको याद रखना है, यूएन महासभा में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में भारत की पहली महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ नियुक्तियां हुई हैं। अगर हम बात करें चुनाव आयुक्त की, कौन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त? तो राजीव कुमार जी हैं। कौन है? राजीव कुमार जी हैं। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? 324 में वर्णित है। किस भाग में वर्णित है? तो भाग 15 में वर्णित है। साथ ही साथ विदेश सचिव के रूप में किसे चुना गया है या नियुक्त किया गया है? तो विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो अजय कुमार सूद जी को नियुक्त किया गया। ये सारे महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, आपको जरूर याद रखना है और जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे यकीन मानिए यहां से प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। आइए इसी क्रम में बने रहिए। यह देखिए अगला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण दिया गया है। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के द्वारा 32 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? अब यहां देखिए पहला दिया गया आईएनएस तर्कस, दूसरा आईएनएस तारागिरी, तीसरा आईएनएस अजय, चौथा आईएनएस तलवार। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों यह विकल्प नंबर सी सही होगा। आईएनएस अजय जो है यह नौसेना में 1990 ईस्वी में कमीशन किया गया था। साथ ही साथ अगर बात की जाए नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनके प्रमुख कौन है? तो एडमिरल हरि कुमार जी जो हैं ये प्रमुख हैं नौसेना के। अब यहां नौसेना की बात हो गई दोस्तों, तो हम वायुसेना के बारे में जाने विवेक राम चौधरी जी हैं और थल सेना की बात करें तो मनोज पांडे जी प्रमुख के रूप में हैं। अब यहां से आईएनएस से संबंधित कुछ जो पनडुब्बियां हैं, साथ ही साथ जो जलपोत हैं, हाल फिलहाल के दिनों में काफी चर्चा में रही और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अब अगर हम यहां देखें आईएनएस तर्कस के बारे में, तो ब्राजील में आजादी के अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन के लिए तिरंगा झंडा किसके द्वारा फहराया गया था या किस पे फहराया गया था? तो आईएनएस तर्कस पर। कहां पर? आईएनएस तर्कस के द्वारा फहराया गया था। साथ ही साथ हाल ही में खूब चर्चा में रहा है आईएनएस तारागिरी। आईएनएस तारागिरी जो है ये मझगांव शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है। साथ ही साथ ये कितनी बनाई जानी है? 7 बनाई जानी है। इसे स्टील्थ फ्रीगेट के नाम से जाना जाता है, छोटे जहाज के नाम से। इसका उद्देश्य क्या है? दुश्मन की राडार से बाहर इसकी विशेषता है। साथ ही साथ अगर बात करें तारागिरी नाम क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र में तारागिरी पहाड़ी है, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है तारागिरी। और यह क्रम की कौन सी है? 5वीं है। इसे जाना कैसे जाता है? प्रोजेक्ट 70A। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे प्रोजेक्ट 70A का संबंध किससे है, तो कहिए कि यह स्टील फ्रीगेट की समूह है। इसमें कितनी बनाई जानी है? 7 बनाई जानी है। 5वीं कौन है? आईएनएस तारागिरी है। यहां आईएनएस का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, इंडियन नेवी शिप इसका फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें आईएनएस तलवार की, तो ऑपरेशन संकल्प में भाग लेने वाला कौन सा आईएनएस था? तो आईएनएस तलवार था। साथ ही साथ प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आईएनएस बलसुरा। साथ ही साथ आप याद रखिए आईएनएस विक्रांत को आप जरूर याद रखिए। यह भारत का पहला 100% स्वदेशी पोतवाहन है। साथ ही साथ 2 सितंबर आप याद रखिए 2 सितंबर को नौसेना में शामिल किया गया और नेवी के फ्लैग में भी परिवर्तन किया गया। छत्रपति साहू जी के मेडल को वहां पर चिन्हित किया गया। साथ ही साथ याद रखना है आईएनएस सिंधु ध्वज, इसको भी 35 वर्ष के सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है आईएनएस सिंधु ध्वज। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको जरूर याद रखने हैं। आइए इसी क्रम में यहां देखिए आईएनएस अजय का पिक्चर दिखाया गया है। इसे एक सब नाम से जानते हैं, सबमरीन हंटर के नाम से किसे जाना जाता है? आईएनएस अजय को सबमरीन हंटर के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों इसी क्रम में देखें, हाल ही में चर्चा में रहा राशिद नामक रोवर को पहली बार चंद्रमा पर किस देश के द्वारा भेजा जाएगा? तो यहां देखिए पहला दिया गया चीन, दूसरा दक्षिण कोरिया, तीसरा ईरान, चौथा संयुक्त अरब अमीरात। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा राशिद नामक रोवर भेजा जाएगा। अब यहां ये चंद्रमा मिशन से संबंधित है। अगर यह सफल हुआ तो यह यूएसए, रूस और चीन जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा चंद्र मिशन के परिप्रेक्ष्य में। अब यहां पर अगर हम बात करें कि इसका प्रक्षेपण किसके द्वारा किया जाएगा, तो आपको याद रखना है फाल्कन 9। क्या याद रखना है दोस्तों? फाल्कन 9। ये किसका है? ये स्पेस एक्स का है और स्पेस एक्स के मालिक कौन है?
एलन मस्क हैं। इन्हीं को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया है। और विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क हैं। साथ ही साथ हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों कि संयुक्त अरब अमीरात साथ ही साथ चीन की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा समझौता किया गया है। और वो किस लिए? चंद्र मिशन के लिए। अब यहां अगर हम चीन से बात करें तो चीन ने कृत्रिम सूर्य बनाया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। अगर सांस्कृतिक राजधानी की बात की जाए तो संघाई है। अब यहां अगर दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया से आपको याद रखना है नूरी उपग्रह किसका है? तो नूरी उपग्रह जो है ये दक्षिण कोरिया से संबंधित है। अगर हम बात करें ईरान की तो नूर उपग्रह का संबंध कहां से है? तो नूर उपग्रह का संबंध ईरान से है। आपको याद रखना है कुछ समय पहले होप मिशन, यह भी परीक्षा में पूछा गया था कि होप मिशन का संबंध किस देश से है? तो होप मिशन का संबंध यूएई से है। अब यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। और इसका नाम राशिद इसलिए है क्योंकि यहां पर सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो राशिद परिवार से है, इसी नाते इसका नाम राशिद रखा गया है। अगर हम बात करें हाल फिलहाल के दिनों में कुछ चर्चा में रहे उपग्रहों से संबंधित तो आप याद करिए PSLV C-52 ये 2022 का भारत के द्वारा पहला प्रक्षेपण था। और इसके द्वारा EOS 04 का मतलब यहां है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। और ये भारत का 2022 का पहला प्रक्षेपण था। और कब किया गया? 14 फरवरी को किया गया था। साथ ही साथ आपको याद रखना है PSLV C-53 यहां सिंगापुर के तीन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था। किससे? PSLV C-53। आपको याद होगा GSAT 24 इसको किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? एरियन 5 और कहां से? फ्रेंच गुयाना से। आपको याद रखना है हाल ही में इसरो के द्वारा SSLV का परीक्षण किया गया। तो SSLV यहां क्या है? तो यहां पर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। और इसके द्वारा 2 उपग्रहों को छोड़ा गया। पहला आजादी सेट, साथ ही साथ दूसरा जो है EOS 02 ये छोड़ा किसके द्वारा गया? इसरो के द्वारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा। और इसका उद्देश्य है छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करना। आइए इसी क्रम में यहां देखिए राशिद का एक पिक्चर दिखाया गया है। और ये कहां से संबंधित है? ये UAE से संबंधित है। आपको याद रखना है गोल्डन वीजा का संबंध किस देश से है? तो ये UAE से है। और जायद मेडल कहां का सर्वोच्च सम्मान है? तो UAE का सर्वोच्च सम्मान जायद मेडल है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस भारतीय राज्य में पांग लहाओ सोल फेस्टिवल मनाया गया? पहला दिया गया राजस्थान, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा सिक्किम, चौथा मेघालय। यहां जो सही है हमारा दोस्तों सही है सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है। अगर हम बात करें कि सिक्किम का गठन कब किया गया था सिक्किम राज्य का, तो 1975 ईस्वी में सिक्किम राज्य का गठन किया गया था। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। जबकि राज्यपाल के बारे में बात करें तो गंगा प्रसाद जी जो हैं यहां के राज्यपाल हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अब हम बात करें पांग लहाओ सोल फेस्टिवल की, तो प्रकृति के द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा को समर्पित करना या उनको सम्मान प्रस्तुत करना, इसी के परिप्रेक्ष्य में जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, कंचनजंगा पर्वत, उसके लिए यह फेस्टिवल मनाया जाता है पांग लहाओ सोल। और कहा जाता है कि
बौद्ध धर्म के अनुसार या बौद्ध अनुयायियों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रसार में सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है वो पर्वतों का रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक प्रश्न आप ध्यान से सुनिए और इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। अगर पूछा जा रहा है कि भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी या भारत की सर्वोच्च चोटी जो कि भारत में स्थित है वो कौन सी है, तो यहां पर आपका आंसर जो होगा ये कंचनजंगा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है K2, जिसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। अगर क्योंकि यहां पर जो K2 है या गार्डविन ऑस्टिन है या पीओके में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, जबकि जो कंचनजंगा है सर्वोच्च चोटी ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और ये पीओके जो है ये विवादित स्थल है भारत और पाकिस्तान के मध्य में। साथ ही साथ यही विश्व की सर्वोच्च चोटी की बात करें, विश्व की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट है और ये कहां स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। आपको ध्यान देना है यहां पर, अगर पूछा जा रहा है विश्व की 3 सर्वोच्च चोटियों का क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट होगा, दूसरा नंबर आपका K2 होगा जिसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, और तीसरे नंबर पर कंचनजंगा होगा। आपको ध्यान रखना है 2 श्रेणियां, पहली दूसरी जो श्रेणियां हैं ये दोनों भारत में स्थित हैं, लेकिन यहां पर K2 जो है विवादित स्थल पीओके में है और आपके कंचनजंगा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। आप यहां से एक प्रश्न और रिलेट कर सकते हैं कि यूनेस्को के द्वारा जो 40 विश्व विरासत स्थल चुने गए हैं उसमें से 32 आपके जो सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिक्स जो है वो कौन सा है, वो कंचनजंगा नेशनल पार्क है। साथ ही साथ सिक्किम से आपको याद रखना है नाथुला दर्रा का संबंध किस राज्य से है, या जलेपला दर्रा का संबंध किस राज्य से है, तो ये दर्रे दोनों हैं ये कहां स्थित हैं, ये सिक्किम राज्य में स्थित हैं। आपसे पूछा जाता है सिक्किम के परिप्रेक्ष्य में लेप्चा और भूटिया जनजाति कहां पाए जाते हैं, तो लेप्चा और भूटिया जनजाति जो है ये सिक्किम राज्य में पाए जाने वाले जनजाति हैं। अब यहां से सिक्किम के एक मैप के माध्यम से अगर हम देखें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां वहां से भी हमको प्राप्त करनी है, तो देखिए यहां एक मैप दिखाया गया है सिक्किम का, या किन किन से अपनी सीमा साझा करता है, तो देखिए सिक्किम जो है ये नेपाल से, साथ ही साथ चाइना से और भूटान से, या इसे तिब्बत कहिए, तिब्बत से अपनी सीमा साझा करता है। और सिक्किम राज्य जो है ये पश्चिम बंगाल से भी अपनी सीमा साझा करता है। ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कौन सी उनके विकास के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, तो पीएम डिवाइन योजना। आप ध्यान रखिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास से संबंधित है। और पूर्वोत्तर के राज्यों में 7 सिस्टर के नाम से जो जाने जाते राज्य हैं उन्हीं के विकास से संबंधित है पीएम डिवाइन योजना। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला है हाल ही में किसने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। यहां देखिए पहला विकल्प दिया गया बांग्लादेश, दूसरा कतर, तीसरा नेपाल, चौथा भारत। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ये बांग्लादेश होगा। अब यहां बांग्लादेश जो है दोस्तों ये विजेता टीम रही है, तो उप विजेता कौन रहा, तो नेपाल जो है यह उप विजेता रहा, उप विजेता के रूप में कौन रहा, नेपाल रहा। साथ ही साथ आपको याद रखना है बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका जो है यह बांग्लादेश की राजधानी है। अब भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है, तो यह बांग्लादेश से लगती है। साथ ही साथ जीरो लाइन
रेखा किन किन देशों के बीच में विभाजन रेखा के रूप में जानी जाती है? भारत और बांग्लादेश के बीच में जानी जाती है। आपको याद रखना है संप्रीति युद्धाभ्यास और बोंगो सागर युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच में आयोजित होता है? तो बांग्लादेश और भारत के बीच में आयोजित होता है। हाल ही में कुशियारा नदी चर्चा में रही, तो आपको ध्यान रखना है हाल ही में भारत और बांग्लादेश में जल से संबंधित समझौता हुआ है। किस नदी के परिप्रेक्ष में? कुशियारा नदी के परिप्रेक्ष में। अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण फुटबॉल के कप से, हाल ही में हम लोगों ने देखा है डूरंड कप। आप याद रखिए कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है? डूरंड कप है और 131वां संस्करण हुआ है। इसका विजेता टीम कौन रहा है? तो बेंगलुरु रहा है। जबकि उप विजेता टीम के रूप में कौन रहा है? आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें संतोष ट्रॉफी, प्रश्न आपसे लगातार पूछे गए हैं कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपको क्रम भी याद रखिए, यह 75वां है। विजेता कौन रहा? केरल राज्य जो है विजेता रहा और पश्चिम बंगाल जो है ये उप विजेता रहा। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां किए जाने की घोषणा की गई है? तो कतर दोहा में आयोजित किए जाने की बात की गई है। आपको याद रखना है भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में और महिला में किसे किसे चुना गया है? तो आप जरूर याद रखिए पुरुष वर्ग में सुनील छेत्री को और महिला वर्ग में मनीषा कल्याण को नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में एकमात्र फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? तो सुनील छेत्री जी को, जबकि महिला क्रिकेटर के रूप में मिताली राज को चुना गया है। ये सारे प्रश्न आपकी सफलता में जरूर मददगार होंगे। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। निरंतर आप कोशिश करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, यकीन मानिए सफलता आपको जरूर मिलेगी। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे देखें। यहां देखिए आपको बांग्लादेश की टीम को दिखाए जाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ यहां के कप्तान कौन रही हैं? तो सबीना खातून जो हैं यहां की क्या रही हैं? कप्तान रही हैं फुटबॉल टीम की। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में किस राज्य के द्वारा सीएम द हैसी वेब पोर्टल प्रारंभ किया गया? अब यहां देखिए पहला दिया पंजाब, दूसरा दिल्ली, तीसरा असम, चौथा मणिपुर। यहां जो सही विकल्प हमारा है चौथा है मणिपुर। अब सबसे पहले इसका उद्देश्य समझने की कोशिश करें कि सीएम द हैसी वेब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो जन समस्याएं हैं उन समस्याओं को मुख्यमंत्री तक सीधा पहुंचाना और उसका त्वरित रूप से निवारण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात हो रही है मणिपुर की, तो यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। हम उनको अगर रिकॉल कर लें, देख लें, तो हमारे प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। पहली बात अगर हम बात करें मणिपुर की, इसकी राजधानी क्या है? तो इंफाल जो है मित्रों ये इसकी राजधानी है। अब यहां से मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय आपको तीनों को हमेशा याद रखना है। इन तीनों राज्यों का गठन जो है 1972 ईस्वी में किया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो बीरेन सिंह जी जो हैं ये मुख्यमंत्री हैं, जबकि ला गणेशन जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। अब यहीं से आप रिलेट कर लीजिए कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया है? तो ला गणेशन जी को नियुक्त किया गया है। मणिपुर से एक प्रश्न पूछा जाता है कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? एकमात्र नेशनल पार्क तैरता हुआ तो केबू लाम जाओ नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर से स्थित है और ये तैरता हुआ नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क है। यहीं पे संघाई हिरण पाया जाता है। साथ ही साथ आपको एक घास है फूमड़ी नामक घास कहां पाया जाता है? तो ये केओ लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है। थांगटा नृत्य
कहां से संबंधित है, तो ये मणिपुर से संबंधित है। अगर हम बात करें यहां मणिपुर से एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये लोकटक झील है। ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अभी हाल ही में हम लोगों ने बात किया है कि विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो सुपीरियर झील है। अगर बात की जाए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो बैकाल झील है। अगर बात की जाए विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है, तो वान झील है, जो कि टर्की में स्थित है। अगर हम बात कर लें यहां असम से, तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर जो है यहां की राजधानी है। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहां से संबंधित है, असम राज्य से संबंधित है। आपको ध्यान होगा यहां से एक प्रश्न याद है, देहिंग पटकोई नेशनल पार्क जो है ये नवीनतम नेशनल पार्क के रूप में चुना गया है। और ये कहां से संबंधित है, ये असम राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया था, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। अगर बात करें पंजाब की, तो आपको याद रखना है 5 नदियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। यहां देखिए पिक्चर के माध्यम से लोकटक झील और केवो लमजाओ नेशनल पार्क को दिखाए जाने की घोषणा की गई है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। हाल ही में चर्चा में रही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 95वां ऑस्कर अंतरराष्ट्रीय पिक्चर फिल्म की श्रेणी में किस भारतीय फिल्म को आधिकारिक रूप से चुना गया। इस जो ऑस्कर अवार्ड है इसे अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको जरूर याद रखिएगा कि अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अब बात हो रही मित्रों यहां 95वां, तो आपको क्रम अवश्य रूप से याद रखना है, यहां से प्रश्न लगातार बनते हैं। तो 95वां है, विकल्प हमारे हैं छेलोसो, दूसरा RRR, तीसरा द कश्मीर फाइल, चौथा KGF 2। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ये छेलोसो है और यह गुजराती फिल्म है। और इसका हिंदी जो वर्जन है, इसे अगर इसके हिंदी वर्जन की बात करें तो लास्ट शो जो है, लास्ट फिल्म शो के नाम से इसे जाना जाता है। अगर हम बात कर लें यहां महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, ये गुजराती है और क्रम क्या होगा, 95वां होगा। इसका आयोजन कहां किया जाता है, तो लॉस एंजल्स में किया जाता है। और ये कहां स्थित है, ये USA का शहर है। अब यहीं से हाल ही में हम लोगों ने 94वां ऑस्कर पुरस्कारों के बारे में भी पढ़ा, तो उसको अगर हम रिवाइज कर लें तो देखें, अगर 94वां ऑस्कर अवार्ड की बेस्ट फिल्म कौन सी रही, कोडा। और अभिनेता के रूप में बेस्ट अभिनेता कौन रहे, तो विल स्मिथ रहे। साथ ही साथ अगर हम बात करें अभिनेत्री कौन रही, तो जेसिका चेस्टर्न बेस्ट अभिनेत्री रही। अब निदेशक भी आपको याद रखना है, निदेशक के रूप में कौन रहे, तो जैन कैपियन जो हैं ये बेस्ट निदेशक रहे। और किस फिल्म के लिए, द पावर ऑफ द डॉग के लिए। अब हाल ही में 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। तो आपको याद रखना है किसे चुना गया है, तो अजय देवगन, साथ ही साथ सूर्या को चुना गया है बेस्ट अभिनेता के रूप में। अगर अभिनेत्री की बात करें तो अपर्णा बाल मुरली बेस्ट अभिनेत्री के रूप में चुनी गई। अगर हम बात करें 67वां फिल्म
फेयर पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है। तो आपको याद रखना है, बेस्ट अभिनेता के रूप में रणवीर सिंह। ये फिल्म कौन सी है? 83 है। अभिनेत्री के रूप में कीर्ति सेनन को चुना गया है और इनकी फिल्म क्या है? मिमी जो है इनकी फिल्म है। ये महत्वपूर्ण आपकी जानकारियां हैं, इनको जरूर याद रखना है। कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से यहां से लगातार प्रश्न बनते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देख लें। यहां देखिए दिया गया लास्ट फिल्म शो जो कि आधिकारिक रूप से नामित की गई है कौन से? 95वें ऑस्कर के लिए भारत के द्वारा। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस देश के द्वारा पहला आर्कटिक भेड़िया का क्लोन बनाया गया? यहां देखिए पहला दिया गया जापान, दूसरा चीन, तीसरा कनाडा, चौथा रूस। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा चीन के द्वारा बनाया गया। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग है। और सांस्कृतिक राजधानी क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, इसकी संघाई जो है इसकी सांस्कृतिक राजधानी है। चीन का एक प्रश्न पूछा जाता है कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ह्वांगहो नदी या पीली नदी को चीन का शोक के नाम से जाना जाता है। यहां आर्कटिक भेड़िया की बात हो रही है तो इसे वुल्फ बियर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें आर्कटिक महाद्वीप जो है ये विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि महाद्वीपों में कौन सा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से विज्ञान को समर्पित है? तो आर्कटिक महाद्वीप जो है ये पूर्ण रूप से विज्ञान को समर्पित है। यहां पर 3 अनुसंधान भारत के द्वारा बनाए गए हैं। गंगोत्री है, साथ ही साथ मैत्री है और भारती। ये 3 अनुसंधान केंद्र हैं किसके द्वारा? ये भारत के द्वारा बनाए गए हैं। अब बात हो रही है क्लोन की, तो आपको ध्यान रखना है विश्व में पहला क्लोन किसका बनाया गया था? तो भेड़िया जो है इसका बनाया गया था, भेड़ का। और ये भेड़ का नाम क्या था? डाली। इस भेड़ का नाम क्या था? डाली। पहला विश्व में क्लोन जो बनाया गया था ये 1996 ईस्वी में बनाया गया था और स्वीडिश जो वैज्ञानिक इयॉन थे उनके द्वारा बनाया गया था। भेड़ का क्लोन था, उसका नाम डाली था। अगर हम बात करें, आपको ध्यान होगा पश्मीना बकरी का क्लोन बनाया गया था। इसका नाम क्या था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ आपको याद रखना है भैंस के क्लोन का या भैंस का पहला क्लोन बनाया गया, उसका क्या नाम था? गरिमा किसकी क्लोन है? भैंस की क्लोन है और ये पहली भैंस की क्लोन बनाई गई थी। अब यहां अगर हम बात करें कनाडा से संबंधित तो वो आपको याद रखना है 65वां संसदीय राष्ट्रमंडल का सम्मेलन कहां हुआ? तो कनाडा में हुआ। और भारत की तरफ से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ओम बिरला जी द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें रूस के बारे में तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अलग होने की घोषणा किसने किया है? रूस ने किया है। जबकि जापान के बारे में बात करें तो क्वाड देशों की चौथी बैठक जो बुलाई गई वो कहां बुलाई गई थी? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में बुलाई गई थी। आपको याद रखना है जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो कसीदो जो हैं यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आइए इसी क्रम में यहाँ देखिए जो क्लोन है भेड़ की, इसको दिखाया गया है और इसका नाम भी आपको याद रखना है। इसका नाम माया है। अब इसी क्रम में आपको याद रखना है आशा किसका नाम रखा गया है? तो नामीबिया से लाए गए जो मादा चीता हैं उसमें एक मादा चीता का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या रखा गया है? आशा रखा गया है। आइए इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखें और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव किया है, यह कब से लागू होगा? तो देखिए पहला दिया गया है 1 दिसंबर 2022, दूसरा 1 अक्टूबर 2022, तीसरा 10 नवंबर 2022, चौथा 30 सितंबर 2022। यहां जो सही हमारा विकल्प है विकल्प नंबर बी 1 अक्टूबर 2022 से या नए नियम लागू किए जाएंगे। किसके द्वारा? आईसीसी के द्वारा। अब आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है? दुबई में है। और इसके प्रमुख कौन है? तो ग्रेग वर्कले
कलेजियो हैं, ये यहाँ इसके प्रमुख हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो शाहीन अफरीदी को चुना गया है। साथ ही साथ अगर टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात करें तो जो रूट को चुना गया है, और महिला के बारे में बात करें तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। लेकिन आपको भूलना नहीं है, अगर बीसीसी स्पोर्ट वुमेन पूछा जाए तो यहां पर मीराबाई चानू होंगी। और अगर यहां एथलीट ऑफ द ईयर की बात की जाए तो यहां पर पीआर श्रीजेश होंगे। साथ ही साथ आपको भारत के क्रिकेट टीम के पुरुष वर्ग के कोच के नाम के बारे में जानकारी जरूर रखनी चाहिए। कौन है? तो आपको राहुल द्रविड़ जी हैं। साथ ही साथ महिला के कोच के कौन है टीम के कोच? तो रमेश पंवार जी हैं महिला टीम के कोच। आपको ये जरूर याद रखना है। अब जो नियम आईसीसी के द्वारा बदले गए हैं वो कौन कौन से नियम हैं, तो एक सूची के माध्यम से हम यहां देख ले। देखिए कौन कौन से नियम बदले जाएंगे। यहां देखिए कैच आउट का नियम बदला गया है, लार पर बैन इसको लगाया गया है, टाइम आउट का समय दिया गया है, पिच के बाहर जाने पर पाबंदी की गई है, अनुचित फील्डिंग पर जुर्माना है, और मार्कडिंग का खेल का हिस्सा होगा, गेंद फेंकने से पहले रनआउट होगा। साथ ही साथ वनडे में धीमी ओवर गति का नया नियम लागू किया गया है, हाइब्रिड पिच की अनुमति भी दी गई है। ये सारे महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो कि 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे, और किसके द्वारा? आईसीसी के द्वारा ये लागू किए जाने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में यह जो सीरीज था दैनिक समसामयिकी की यही समाप्त हो रही है, और आपसे विदा लेने से पहले 2 शब्द कहना चाहेंगे। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। मतलब आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सोच लिया है और कठिन परिश्रम कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको असफलता से डरना नहीं है। आप असफल नहीं होंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी क्रम में आपसे विदा लेना चाहते हैं। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।